नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, राइट। वेल, आज हम लोग का जैसे आप लोग देख सकते हो प्री लेवल पजल सीरीज़ का 500 प्री लेवल पजल सीरीज़ का सेट नंबर 3 है और इससे पहले हम लोग 2 सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग ने वो सेशन नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लेना एक बार यूट्यूब पे, ठीक है। बड़ी जोरदार पजल थी, अच्छी पजल थी, बोथ फॉर पीयू एंड क्लर्क लेवल, राइट। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 3 है और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यंग फोस्टर पे, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो @यंग फोस्टर, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, राइट, अगर ज़रूरत पड़े तो। वेल तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली पजल के साथ देखते हैं किस टाइप की पजल है आज। कलर को चेंज कर लेते हैं ना। सबसे पहले आपसे बोला है कि 8% P2W आर वर्किंग इन बैंक एट डिफरेंट डेजिग्नेशन। पोस्ट बेस्ड पजल है, पता चल रहा है साफ साफ, ठीक है। द डेजिग्नेशन ऑफ द पीपल आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है GM, DGM, AGM, CM एंड सो ऑन अप टू क्लर्क, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले कौन सा पर्सन आ जाएगा, अपना GM वाला पर्सन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो प्री लेवल पजल ना, मतलब मिनिमम 2 या 3 पॉसिबिलिटी तो कम से कम जरूरत ही पड़ती है, ठीक है। GM, फिर अपना कौन आ जाएगा, एक पर्सन DGM आ जाएगा, और GM, DGM, AGM, ठीक है। AGM के बाद अपना कौन आ जाएगा, CM, चीफ मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर के बाद कौन सा है, AM, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। AM के बाद है अपना PO, और PO के बाद कौन है, अपना क्लर्क, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं आज के टाइम पे वो PO और क्लर्क की नौकरी के लिए कर रहे हैं, मोस्टली जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और वही हम लोग को बनना है इस साल, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी अपनी अपनी मंजिल में कामयाबी पाएँ और जल्द से जल्द PO भी बने, क्लर्क भी बने, जो आपका मन चाहे वो बनो यार, ठीक है। दिस वन इज केस नंबर 1, केस नंबर 2, और ज़रूरत पड़ी तो केस नंबर 3 पे ही वर्क कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है आपसे, मिनिमम 3 पर्सन आर जूनियर टू R। कम से कम 3 लोग तो जूनियर हैं R से, मतलब जूनियर हैं R से 3 लोग। तो R ना तो क्लर्क में आएगा, ना PO ना AM में, मतलब R जो है BM, ब्रांच मैनेजर से लेके GM तक कहीं भी आ सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। आगे बोल रहा है S इज 3 पोस्ट सीनियर देन द वन हु इज इमीडिएटली जूनियर टू R। मतलब R से जो जस्ट जूनियर है, R के जो जस्ट बाद आएगा उससे 3 पोस्ट सीनियर है कौन, S। तो एक पोस्ट सीनियर R हो गया, दूसरा और तीसरा यहां पे आ गया S। 1 2 3, क्या ये चीज समझ में आती है आप लोगों को। S जो था 3 पोस्ट सीनियर है, किससे, जो इमीडिएटली जूनियर है R से। तो R से जो इमीडिएटली जूनियर है और S के बीच में 2 लोगों का गैप आएगा, ठीक है, जो कि अपन का इस तरीके से दिख गया। R से इमीडिएट जूनियर ये वाला पर्सन है, 1 पर्सन सीनियर, 2 पर्सन सीनियर और 3 पर्सन सीनियर, इस तरीके से, राइट। अब देखते देखो R कहां कहां पे आ सकता है। R किसी भी कीमत पे GM पे नहीं आ पाएगा, DGM पे नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि R से पहले S नहीं आ सकता है। फिर R अपना AGM में आ सकता है और एक छोड़ के S यहां पे आ गया, और R से जस्ट जूनियर CM हो गया। R अपना CM में भी आ सकता है और एक छोड़ के S यहां पे आ गया, और R अपना ब्रांच मैनेजर में लास्ट आ सकता है, उसके बाद कहीं नहीं आएगा, और S अपना यहां आ जाएगा। These are the 3 possible cases which we can draw from these 2 lines. I hope this is clear to you all, right? चलो, नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू S। S से जितने लोग सीनियर हैं वो सेम है जो जितने जूनियर हैं V से। तो पहले केस में S से सीनियर एक भी नहीं तो V से जूनियर एक भी नहीं। दूसरे केस में S से सीनियर 1 तो V से जूनियर 1। तीसरे केस में S से सीनियर 2 तो V से जूनियर 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन S एंड B इज द सेम एज द पर्सन बिटवीन P एंड Q। देखो S और V के बीच में जितने लोग हैं वो इक्वल हैं P और Q के बीच में, ठीक है। अगर S और V के बीच में X पर्सन आ रहे हैं तो P और Q के बीच में भी कितने आएंगे, X, और Q जूनियर है P से, तो मतलब P पहले आएगा और Q बाद में आएगा, ठीक है। P पहले आएगा और फिर Q आएगा। पहला वाला केस तो गलत हो जाएगा क्योंकि S और V के बीच में तो बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे का मतलब है 1 2 3 4 5 6 लोग आ रहे हैं, तो P और Q के बीच में भी 6 लोग आने तो नामुमकिन है। तो पहला वाला केस तो हटा ही दे रहे हैं भाई, ठीक है, जरूरत नहीं है।
सेकंड केस में एस और वी के बीच में 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं, पी और क्यू के बीच में 4 लोग आ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं पहले क्या बोला है, क्यू इज नीदर द क्लर्क नॉर पीओ, क्यू ना तो इधर आएगा और क्यू ना यहां पे आएगा, ठीक है। क्यू क्लर्क और पीओ में आ नहीं रहे, तो सेकंड वाले केस में देखो एस और वी के बीच में 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं, तो पी और क्यू के बीच में 4 लोग कैसे आ सकते हैं, और पी पहले आएगा। पी को अगर जीएम पे रखा तो 1 2 3 4, क्यू अपना एएम पे आ सकता है, क्यू पीओ क्लर्क में तो आने से रहा, और क्यू को बीएम पे रखा तो फिर पी आ नहीं पाएगा, है ना। तो क्यू अपना एएम पे डेफिनेट है, और 1 2 3 4 पी अपना जीएम में आ जाएगा डेफिनेटली। सेकंड वाले थर्ड वाले केस में भी क्यू जो है अपना पीओ क्लर्क में आएगा नहीं, और एस और वी के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो क्यू अपना यहां रख दो और 1 2 छोड़ के पी यहां पे आ जाएगा, और पी क्योंकि सीनियर है क्यू से इसीलिए पी को हर बार पहले ही रखा गया है क्यू के। आई होप दिस इज क्लियर। डब्ल्यू इज सीनियर टू यू, डब्ल्यू जो कि सीनियर है किससे, यू से, बट जूनियर टू टी, लेकिन किससे छोटा है, टी से छोटा है, तो मतलब पहले टी आएगा फिर डब्ल्यू आएगा फिर यू आएगा। एंड एटलीस्ट 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन 3 ऑफ देम, और टी डब्ल्यू और यू के बीच में कम से कम एक पर्सन तो आ ही रहा है, ठीक है। टी डब्ल्यू और यू के बीच में कम से कम एक पर्सन तो आ ही रहा है, तो सेकंड वाले केस में टी डब्ल्यू और यू, ठीक है, तीनों के बीच में कम से कम एक पर्सन आ रहा है। लेकिन थर्ड केस में क्या होगा, टी तो आ जाएगा और डब्ल्यू, इनके बीच में कम से कम एक तो आ गया, लेकिन डब्ल्यू और यू के बीच में एक पर्सन नहीं आएगा कम से कम, तो इसीलिए केस नंबर 3 भी क्या हो गया अपना गलत, और केस नंबर 2 इज द फाइनल सॉल्यूशन। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है अगला। ओके, अगला क्वेश्चन है पैरेलल रोज का, ठीक है। देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है हमसे इसमें क्वेश्चन में आपसे बोला है 12 पर्सन विज ओ टू जेड, ओ से लेकर जेड तक, ओ से जेड क्या हो गए एलिमेंट ओ पी क्यू आर एस टी एंड सो ऑन जेड तक, ठीक है। 2 पैरेलल रो में बैठे हैं सच दैट 6 पर्सन आर सिटिंग इन ईच रो एंड द पर्सन इन बोथ द रोज आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बहुत अच्छी बात है। चलो, एक रो इस तरीके से हो गई और इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये केस नंबर 1 बना लेते हैं, एक और केस बना लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये केस नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं अपन लोग इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। केस नंबर 3 की शायद जरूरत ना पड़े, और पड़ेगी तो देख लेंगे। देखो इसमें क्या है ना, इसमें डिफिकल्टी ये है क्वेश्चन में कि इसमें आपको डिफाइन नहीं करा है कौन कौन सी रो में बैठा है और कौन सी रो कौन सी है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है कि ओ से जेड में कौन किस रो में आएगा और कौन किस रो में नहीं आएगा। कंडीशंस पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कंडीशंस में आपसे बोला गया है कि u इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, u किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे है और फेसेस द वन हु सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम q। अब देखो u किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे, तो u दोनों ही रो में से कहीं पे भी आ सकता है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। u किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे है, ठीक है, इस तरीके से, और फेस कर रहा है, और फेस किसको कर रहा है, एंड फेसेस द वन हु सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम q, मतलब इस पर्सन को फेस कर रहा है और इसके और q के बीच में 3 लोग आने हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अपन की कहानी इस तरीके से है। ऐसा हो सकता है कि u और q के बीच में, जो u जिसको फेस कर रहा है, q ऐसे भी चला जाए और q इस साइड भी आ सकता है, तो इधर भी मैं लिख दे रहा हूं 3 पर्सन और q, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और u हो सकता है कि इस वाले कोने से भी सेकंड फ्रॉम द एंड्स हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इन दोनों पॉसिबल केस में से। आगे देखते हैं क्या बोला है, p सिट एडजेसेंट टू t। अच्छा, p सिट्स एडजेसेंट टू t, p किसके एडजेसेंट बैठा है, p बैठा है t के पास, p और t साथ साथ बैठे हुए हैं। P sit adjacent to T and the one who faces Q। अच्छा, P एक तो T के पास बैठा है और उसके पास बैठा है जो Q को फेस कर रहा है, और Q T को फेस कर नहीं रहा है, ठीक है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। एक तो P T के पास बैठा है और एंड द वन हु फेसेस Q, मतलब मान लो कि Q को कोई एक पर्सन फेस कर रहा है, ये तो इसके पास कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है, कुछ इस तरीके से लाइन है ये, ठीक है। अभी इसको कैसे हम लोग फिट करेंगे देखेंगे बाद में। और P के पास T आएगा ही आएगा। अब P के पास T आएगा और T Q को फेस कर नहीं रहा है, तो P के या तो राइट में इस साइड T होगा या P के उस साइड लेफ्ट में होगा T। आई होप आप सभी को क्लियर होगी ये चीजें, ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ S, S हु डज नॉट फेस नॉर्थ। अच्छा,
एस नॉर्थ में फेस नहीं कर रहा है। अब देखो ये वाली रो तो नॉर्थ में कर रही है ना, ये वाली रो कहां कर रही है, नॉर्थ में कर रही है। तो केवल 3 लोग हैं एस के लेफ्ट में और एस डज नॉट फेस नॉर्थ, तो एक एस अपना डेफिनेट यहां पे आएगा, है ना, एस यहां पे आ गया। 3 लोग इसके लेफ्ट में जा रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। और बट फेसेस वाई, लेकिन एस किसको फेस कर रहा है, वाई को, तो वाई को फेस इस तरीके से कर लेगा, ठीक है। ओ सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ वाई, तो ओ यहां पे आ जाएगा, ओ सेकंड लेफ्ट ऑफ वाई इस तरीके से बन गया। Z सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, Z इमीडिएट राइट में है किसके, V के, Z इमीडिएट राइट में है V के, Z IR का मतलब है इमीडिएट राइट, याद रखना, Z इमीडिएट राइट में है V के, वेयर नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड, लेकिन Z और V में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है। बोथ W एंड Y सिट्स इन द सेम रो, W और Y सेम रो में है, तो देखो Y के साथ ही W आएगा, है ना, एंड एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन देम, और कम से कम 2 लोग तो बैठे ही है W और Y के बीच में। अब Y अगर यहाँ पे है, कम से कम 2 लोग हैं, तो W डेफिनेट है यहीं पे आएगा, और इस वाले केस में भी W यहीं पे आएगा, दोनों सेम ही चल रहे हैं वैसे तो, जबरदस्ती लेके चल रहे हैं हम लोग इस केस को, ठीक है। X डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स, X जो है किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, X किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, ये अपन को पता है ये बात, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने कंडीशंस फिक्स कर ली है, अब इनको हमें देखना है क्या कर सकते हैं। देखो जी, U को देखते हैं कि U किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे था अपना। अगर मैं इस केस में देखूं U अगर इधर मैं रखता हूं, मान लो U अगर मैंने यहां पे रख लिया, तो U किसको फेस करेगा, जो 3 प्लेस अवे है Q से, है ना, तो U इसको फेस करेगा, और 1 2 3 Q अपना यहां पे आ सकता है, Q अपना यहां पे आ सकता है। U को अगर मैं यहां पे रखता तो U इस वाले को फेस करता, और 1 2 3 Q अपना यहां भी आ जाता, ठीक है। मतलब ये चीज तो समझ में आ रही है कि U इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। अब ऐसा भी हो सकता था कि U ऊपर वाली रो में भी आ जाए, U ऊपर वाली रो में आ जाए, ऐसा भी हो सकता था, तो वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, U को अगर मैंने यहां रख दिया तो U को कौन फेस करेगा, ये वाला, और क्या ये पर्सन 3 प्लेस अवे हो पाएगा Q से, बिल्कुल नहीं, वो सॉरी 4 प्लेस अवे, U जिसको फेस कर रहा है और Q के बीच में 3 लोग आने चाहिए, तो 1 2 3 Q के बीच में नहीं आ पाएंगे, तो U यहां से कैंसिल। अगर U यहां पे रख दिया तो U इसको फेस करेगा, और इसके और Q के बीच में 3 आने चाहिए, 1 2 3 Q नहीं आ पाएगा, तो इट मींस कि इट इज क्लियर कि U अपना कहां पे आएगा, जो नॉर्थ वाली रो है उसमें आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो, तो हमने क्या करा भैया, एक बार तो U को यहां रख लिया, और एक बार हमने U को यहां रख लिया। U जिसको फेस कर रहा है और Q के बीच में 3 आएंगे, तो 1 2 3 Q अपना यहां आ गया, और इस केस में U इसको फेस कर रहा है, 1 2 3 Q अपना यहां पे आ गया। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज, ठीक है। अब देखो, Q जिसको फेस कर रहा है, हमने ये वाला पॉइंट एक लिखा था कि Q जिसको फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर कौन है दोस्तों, P, तो Q इसको फेस कर रहा है W को, और इसका इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा, P, और P किसका नेबर था साथ में, T, T यहां पे आ गया। केस नंबर 2 में Q O को फेस कर रहा है, O का नेबर कौन हो जाएगा, P, लेकिन P इस केस में T का नेबर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये केस हो गया गलत, और ये कंडीशन कंप्लीट, ये कंडीशन कंप्लीट। Z इमीडिएट राइट में है V के, लेकिन दोनों में से कोई कोने पे नहीं बैठा है, तो भैया कोई नहीं बैठा है, तो Z अपना डेफिनेट यहीं आएगा और V यहीं पे आएगा, Z इमीडिएट राइट में हो गया किसके, V के। X ये भी कंप्लीट, X कोने पे है नहीं, तो X अपना यहां पे आ गया, और एक पर्सन कौन बचा है देख लो, O से Z तक आने दे, O P Q R रह गया, R अपना यहां पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट एंड द परफेक्ट एंड द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, आप लोगों को समझ में आया होगा, अप्रोच समझ में आई होगी किस तरीके से करना है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है खास। ये वैसे PO लेवल क्वेश्चन है ना, PO लेवल आपको देखने को मिल सकता है RRB PO एग्जाम में या IBPS PO एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखते हैं इसमें क्या करना है अपन को। 7 person A to G are going for holidays on 7 different days of the same week starting from Monday to Sunday. Okay, Monday to Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and last one is Sunday. ठीक है, कुछ इस तरीके से है। यार एक तो ना मुझे अभी राइटिंग मेरी फिट बैठ नहीं रही है, इस पर थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन ठीक है धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ये केस 1, ये केस नंबर 2, और जरूरत पड़ी तो केस नंबर 3 को भी पकड़ लेंगे। देखिए जी क्या बोल रहे हैं,
एफ इज गोइंग 3 days बिफोर ई, एफ जो है 1-2 3 days बिफोर जा रहा है ई के, और ई हु इज नॉट गोइंग एट द लास्ट, लास्ट में नहीं जा रहा है तो ई सैटरडे को जा सकता है 1-2 एफ यहां पे आ गया, फ्राइडे को जा सकता है 1-2 एफ यहां पे आ गया, और एक लास्ट मिनिमम केस क्या होगा, ई यहां पे आ सकता है 1-2 एफ यहां पे आ गया, ठीक है। यही 3 पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। 1 person इज गोइंग बिटवीन ई एंड जी, और जी हु इज नॉट गोइंग आफ्टर ई, मतलब जी जो जाएगा किससे पहले जाएगा, ई से पहले जाएगा, और ई और जी के बीच में कितने हैं 1 person, तो जी यहां पे, जी यहां पे, और जी अपना यहां पे, ठीक है दोस्तों। C इज गोइंग 2 days बिफोर G, तो केस नंबर 3 कैंसिल आउट, क्योंकि C 2 दिन पहले नहीं जा सकता G के, तो C यहां पे 1 दिन पहले 2 दिन पहले, और C अपना यहां पे इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में जितने लोग जा रहे हैं वो 2 लेस हैं, वो क्या है 2 लेस है नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन G एंड A, मतलब G और A के बीच में जो जा रहे हैं उससे 2 कम है। तो देख लेते हैं सी और एफ के बीच में कितने आ रहे हैं। देखो सी और एफ के बीच में एक भी पर्सन नहीं जा रहा है, तो जी और ए के बीच में कम से कम क्या 2 लोग तो जाएंगे, क्योंकि आपसे बोला गया है कि सी और एफ के बीच में जो जा रहे हैं ना वो 2 कम है जी और ए से। सपोज अगर जी और ए के बीच में 4 जा रहे होते तो सी और एफ के बीच में कितने थे 2, लेकिन यहां पे सी और एफ के बीच में अगर एक भी नहीं है तो जी और ए के बीच में कितने जाएंगे 2, तभी सी और एफ के बीच में 2 कम हो पाएंगे जी और ए से, ठीक है। अब देखो जी और ए के बीच में 2, ए अपना मंडे को भी आ सकता है और ए अपना संडे को, इन केस नंबर 1, और केस नंबर 2 में सी और एफ के बीच में एक भी नहीं, तो जी और ए के बीच में 2 लोग इसी तरीके से बनेंगे कि ए सैटरडे में आ जाए, ठीक है। डी इज गोइंग बिफोर बी, डी किससे पहले जा रहा है बी से, और बी हु इज नॉट गोइंग आफ्टर ए, बी ए के बाद नहीं जा रहा है तो बी किससे पहले जाएगा ए से पहले जाएगा, तो डी बी ए और चाहिए अपन को। तो एक बात तो क्लियर हो गई, केस नंबर 1 में ए ऊपर तो नहीं आएगा, ए सबसे नीचे आ जाएगा, और डी बी ए चाहिए, तो डी अपना यहां पे आ गया, बी अपना यहां पे आ गया और ए बन गया। लेकिन केस नंबर 2 में डी के बाद बी और ए नहीं फिट हो पाएंगे, इसलिए केस नंबर 2 इज गलत और केस नंबर 1 इज द राइट वन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्लर्क लेवल पजल है, इजी पजल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग आसानी से कर पाओगे इसको, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या खास है और किस टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा इसका। 10 person A to J are living in 2 different flats, flat A and B of a 5-story building। देखो 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। और इनमें आपसे ये भी बोला है दोस्तों कि फ्लैट ए वेस्ट में है वी के, तो ये हो गया एफ ए फ्लैट ए, और ये हो गया क्या एफ बी फ्लैट बी, ठीक है। फ्लैट ए और फ्लैट नंबर बी, क्योंकि दूसरे केस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा तो कोई पजल ही नहीं है प्री लेवल की जो एक ही पॉसिबिलिटी में बना जाए, ठीक है। चलिए जी, आई लिव्स वेस्ट ऑफ सी, आई जो है वेस्ट में है किसके सी के, आई लिव्स वेस्ट ऑफ सी, तो इस तरीके से तो एक बात क्लियर होगी, सी अपने फ्लैट बी में आएगा, आप सभी को समझ में आ गई ना। और सी 2 फ्लोर नीचे है डी से, तो सी और डी के बीच में 1 फ्लोर का गैप, और सी एंड डी आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, और ये सी और डी जो है डिफरेंट फ्लैट में आएंगे, दोनों की दोनों किस में आएंगे डिफरेंट फ्लैट, ठीक है जी। चलिए ओके, आई लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ बट नॉट इन द सेम फ्लैट, आई इमीडिएट नीचे एफ के लेकिन सेम फ्लैट में नहीं है, तो एफ और सी सेम फ्लैट में आ जाएंगे, एफ और सी सेम फ्लैट में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आई इमीडिएट नीचे है एफ के बट नॉट इन द सेम फ्लैट, तो एफ और सी सेम फ्लैट में हो गए, है ना। एच लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड इन द सेम फ्लैट एज एफ, एच टॉप मोस्ट फ्लोर में है और सेम फ्लैट में है एफ के, तो एच अपना डेफिनेट फ्लैट बी में ही आएगा, क्योंकि हम लोग अभी ये देख चुके हैं एफ कहां पे आ रहा है फ्लैट बी में, तो एच भी कहां पे आएगा फ्लैट बी में, एच टॉप मोस्ट पे चला गया। नंबर ऑफ फ्लोर बिलो बी, बी के नीचे जितने हैं इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एच, ओके। बी के नीचे जितने फ्लोर हैं वो 1 कम है जितने एच के नीचे हैं, एच के नीचे 4 आ रहे हैं, तो बी के नीचे कितने आ जाएंगे, बी के नीचे 3 आने चाहिए, तो बी अपना चौथे फ्लोर पे आएगा, लेकिन कहां पे आएगा ये पता नहीं है, ओके। इसको क्या करें, इसको क्या करें, द पोजीशन ऑफ बी भी देख सेम एज द पोजीशन ऑफ जी नीदर लिविंग, ओके। इसको एक काम करते हैं, देखो अगर मैंने I को यहां रखा तो C यहां पे, F यहां पे और D अपना यहां पे,
कुछ इस तरीके से कि सी और डी डिफरेंट में आएंगे। इस केस में अगर आई यहाँ पे रखा तो सी यहाँ पे, एफ यहाँ पे और डी अपना यहाँ पे। एक चीज और हो सकती है कि आई को थर्ड पे रख दूं, एफ यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। चलो बना ही लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, फालतू लोचा होगा, इससे अच्छा बना बनू के फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट की ज़्यादा होशियारी दिखाएं और उसमें वो करें एक्सपेरिमेंट। पता चला कि गलत हो गई तो टाइम भी निकल गया और कुछ कर भी नहीं पाए। ठीक है, एक ही हो सकता है आई, सी, एफ, डी और एच। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, आई सी एफ डी एच। ठीक है, ये 3 पॉसिबल केस हैं। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। आपसे बोला है नंबर ऑफ फ्लोर बिलो बी, बी के नीचे जितने फ्लोर हैं वो एक कम है जो एच के नीचे। तो एच के नीचे 4 आ रहे हैं तो बी के नीचे 3 आने चाहिए। तो बी अपना या तो यहां पे आएगा या फिर बी अपना यहां आएगा। एच के नीचे 4 आ रहे हैं तो बी के नीचे 3, बी डेफिनेट यहीं आएगा। एच के नीचे 4 तो बी के नीचे 3 डेफिनेट यहीं पे आएगा। ये तीनों केस में अपन का बी फिट हो चुका है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी इज द सेम एज द पोजिशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू ई। इस लाइन पे थोड़ा सा ना फोकस ज्यादा करना आप लोग। ये लाइन जो दे रखी है, द पोजिशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी इज सेम एज द पोजिशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू ई। जो बी की पोजीशन है सी के रेस्पेक्ट में, वही पोजीशन जी की है ई के रेस्पेक्ट में। देखिए, अगर केस नंबर 1 में बी को मैं एच के जस्ट नीचे रखता हूं सेम फ्लैट में, बी को अगर मैंने यहां पे रखा हुआ है, बी यहां रखा है, तो बी के 1 2 नॉर्थ में जा रहा है सी, है ना, तो अपना क्या होना चाहिए, जी भी 2 नॉर्थ में जाना चाहिए ई के। तो जी अगर मैं यहां रखूंगा 4th फ्लोर पे नहीं बनेगा, जी यहां पे रख दूं 5वें पे, 1 2 ई 2 पे आ जाएगा। तो ये चीज हो सकती है। और अगर बी को मैंने यहां रख दिया 4th फ्लोर पे फ्लैट ए में, तो बी जो जा रहा है अपना 1 2 3 नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। कहां पे जा रहा है, 3 नॉर्थ वेस्ट। तो अपना जी भी 3 नॉर्थ वेस्ट में जाना चाहिए कि, तो जी अगर मैंने यहां पे रखा तो 1 2 3, जी 3 नॉर्थ वेस्ट में नहीं जा पाएगा ई के। तो इससे हमें क्या होता है कि बी की पोजीशन क्लियर हो जाती है। इससे क्या होता है, बी की पोजीशन क्लियर हो जाती है केस नंबर 1 में कि बी अपना कहां पे रहेगा, बी अपना रहेगा यहां पे। बी की पोजीशन क्या है, 2 नॉर्थ में है सी के, तो जी की पोजीशन ई के रेस्पेक्ट में 2 नॉर्थ में जाएगी, जी 1 2 ई। ठीक है, फिर इसमें देखो बी 2 नॉर्थ में है सी के, तो जी भी 2 नॉर्थ में होना चाहिए ई के। तो जी और ई ऐसे भी हो सकता है और जी और ई ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, ए नीदर लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर, ए ऑड पे है नहीं। तो देखो केस नंबर 2 तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ए 5वें पे ही आएगा या तीसरे पे आएगा या 1 पे, और ए ऑड आ नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। ए यहां पे आ जाएगा इसमें, इस वाले केस में ए कहां पे आएगा, ऑड पे, 1 पे आएगा नहीं, तो 2 पे कहीं भी आ सकता है। लेकिन बी और सी इस तरीके से दे रखे हैं, इसमें बी और सी वाली फिट कर लेते हैं कि बी की जो पोजीशन है सी के रेस्पेक्ट में, वही पोजीशन जी की है ई के रेस्पेक्ट में। तो बी नॉर्थ वेस्ट में है सी के इमीडिएट, तो जी भी अपना इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में हो गया ई के। ठीक है, ए नीदर लिव्स इन द ऑड नंबर फ्लोर नॉर इन द सेम फ्लोर विद बी। ए ना तो ऑड फ्लोर पे है तो 1 पे आएगा नहीं, इस केस में ए यहां पे आ जाएगा, और नॉर इन द सेम फ्लोर विद बी, और ना बी के साथ आएगा। और इस वाले केस में क्या होगा कि ए ऑड पे आएगा, इसलिए गलत हो गया। केस नंबर 3 इज द फाइनल सॉल्यूशन। और 1% कौन बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे आ जाएगा अपना यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सॉल्यूशन समझ में आया होगा। पजल अच्छी थी, एक लाइन एकदम बहुत सॉलिड लाइन थी। सॉलिड लाइन क्या थी, जो पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी दे रखा है इज द सेम एज द पोजीशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू ई। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। ठीक है, दिस इज द राइट सॉल्यूशन, आप लोग मैच कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, किस तरीके से। मंथ वेस्ट पजल है। ठीक है, चलिए। 8% बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, मंथ कौन कौन से हैं, जनवरी, ये क्या हो गया, जनवरी के बाद कौन सा मंथ है अपना, जनवरी मार्च मई जून, जनवरी मार्च, फिर है अपना मई, फिर है अपना जून। ठीक है, जून के बाद जुलाई सितंबर, ये है अपना एक जुलाई, फिर अपना सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, फिर आगे अपना नवंबर, और फिर आगे एक लास्ट में अपना कौन सा, दिसंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए। चलिए भाई, मंथ के वो लिख लेते हैं कितने कितने के होते हैं। ये 31 का होता है, मार्च भी 31 का है, मई भी अपना 31 का होता है, जून 30 का, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है,
कलर चेंज, स्टार्ट करते हैं। देखिए P was born 2% आफ्टर S, मतलब S के 2% आफ्टर, तो इस तरीके से आ गया P was born 2% आफ्टर S, ठीक है। P was born in a month having odd number of days, तो P जो आएगा वो 31 दिन वाले महीने में आएगा, तो 31 दिन वाला महीना एक तो P के लिए ये गया, एक P के लिए 31 वाला ये गया और एक P के लिए ये गया, ठीक है। और जनवरी मार्च भी है, लेकिन जनवरी मार्च में P को रख नहीं सकते क्योंकि P से 2% पहले S आएगा, तो S यहाँ पे, S यहाँ पे और S अपना यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर P सेम एज आफ्टर B, जितने P से पहले हैं उतने V के बाद है। देखो केस नंबर 1 में P के बाद एक भी नहीं है तो V से पहले भी एक नहीं आएगा। आप इसका रिवर्स कर लो, आपको जहां पे नजदीक दिखे, जैसे पहले और बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये देख लो कि इस वाले केस में P के बाद एक भी नहीं है तो V के बाद भी एक भी नहीं होंगे, V के पहले एक भी नहीं होंगे, ठीक है, जैसे आपको नजदीक पड़ रहा है। केस नंबर 2 में P के बाद 3 है तो V से पहले 3, 1 2 3 यहां पे आ जाएंगे। केस नंबर 3 में P के पहले 2 तो V के बाद 2, इस तरीके से ये है, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबली लगे, जैसे आपसे जो भी बोला गया है आपको वो तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन उसके बाद आपको सॉल्यूशन में जैसे कंफर्टेबल लग रहा है, आपको पहले दिख रहा है कि पहले पास पढ़ रहा है या बाद में पास पढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग करो, लेकिन आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। 3 लोग पैदा हुए हैं V और U के बीच में, 1 2 3, U अपना यहां आ जाएगा, केस 1 2 3 U अपना यहां आ जाएगा। और केस नंबर 2 में 1 2 3 U अपना दिसंबर में भी आ सकता है और 1 2 3 U तो केवल दिसंबर में आएगा इसके, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन PU इज सेम एज बिटवीन QR, PU के बीच में जितने उतने QR के बीच में। देखो PU के बीच में 2 लोग आ रहे हैं तो QR के बीच में 2 आने चाहिए, तो Q 1 2 R नहीं बनेगा, Q 1 2 R नहीं बनेगा, तो Q/R 1 2 Q/R, ठीक है। यहां पे P और U के बीच में 2 लोग आ रहे हैं तो Q और R के बीच में भी कितने आने चाहिए, 2, तो Q 1 2 R, Q 1 2 R नहीं बनेगा, Q 1 2 R नहीं बनेगा, Q 1 2 R नहीं बनेगा। केस नंबर 2 क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया, गलत हो गया कि QR वाली लाइन सहमत नहीं हो रही है। PU के बीच में एक भी नहीं तो QR के बीच में भी एक नहीं, तो QR और QR, और ऐसे भी हो सकता है QR और QR, ठीक है। चलिए R was born after Q, R किसके बाद पैदा हुआ है, Q के बाद। R was born after Q and V, R Q और V दोनों के बाद पैदा हुआ है, ठीक है जी। तो R Q और V दोनों के बाद पैदा हुआ है, तो इधर से हम क्या करते हैं, Q को हटा दो, इसको इरेज ही कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। तो क्या था, R was born after Q and V, ठीक है, ये हो गई। और इस वाले केस में देखो क्या होगा, इस वाले केस में भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ये QR तो हटा दो क्योंकि R जो है Q और V दोनों के बाद ही आ रहा है ना। इस तरीके से R was born after Q and V, ठीक है। W was born before T, W किससे पहले पैदा हुआ है, T से, बट नॉट बिफोर U, लेकिन U के बाद हुआ है, मतलब W T से तो पहले हुआ है लेकिन U से पहले नहीं हुआ है, तो U से पहले नहीं हुआ तो U के बाद होगा, तो UWT फिक्स करना है। केस नंबर 3 में क्या होगा दोस्तों कि U के बाद W और T आ ही नहीं पाएंगे केस नंबर 1 में, तो केस नंबर 1 क्या हो गया, गलत। केस नंबर 3 में U के बाद W आ गया, W के बाद T भी आ गया, और ये अपना फाइनल सॉल्यूशन भी बन गया, ठीक है, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन बन गया। दिस इज द राइट वन। आई होप आपको एक एक पजल और एक एक सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा आज की क्लास का, ठीक है। तो अगर पसंद आई हो क्लास तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है @youngfoster, वहां से आप जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो, और थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार लाइक और शेयर करके, ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं और क्वेश्चन नहीं है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए केवल इतनी रखते हैं, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड कीप रॉकिंग, ठीक है, चलो बाय।